गांव के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत। बरसात में टपकता था और गर्मी में तपता था। पर उसी घर में एक आदमी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। उसका नाम था बिरजू। बिरजू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। 2 छोटे बच्चे थे, छोटू और रानी। छोटू 8 साल का था और रानी बस 10 साल की। तीनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके बीच जो प्यार था वो सब दुखों को छोटा कर देता था। आज सुबह की शुरुआत भी बिरजू के खेत से हुई। आसमान हल्का नीला हो रहा था। खेत में हल्की सी ओस थी। बिरजू खेत में जुताई कर रहा था। धरती माई सब कुछ देती है, बस मेहनत मांगती है। छोटू और रानी खेत के किनारे खेल रहे थे। वे कभी मिट्टी से घर बनाते तो कभी बिरजू की तरफ भागते। बाबा, देखो मैंने कितना बड़ा मिट्टी का घर बनाया। बाबा, हम इसमें गाय भी रखेंगे और भैंस भी। हाँ हाँ बेटा, रखो बेटा, सपने देखना अच्छा होता है, एक दिन सच भी हो जाएगा। बिरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन पसीने की धार से चेहरा भीग चुका था। वो खेत में बहुत मेहनत करता था। थोड़ी बहुत फसल उग जाए उसी से बच्चों का पेट भरता था। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। खेत में अब गर्मी बढ़ने लगी थी। बिरजू ने अपने बच्चों को आवाज दी। चलो बच्चा, अब घर चलो, खाना बनाते हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया अपने 2 नौकरों के साथ आ गए। गांव के मुखिया ने बिरजू से कहा, क्या बात है बिरजू, तूने 2-3 महीने से ब्याज नहीं दिया? क्या करूं मुखिया जी, फसल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए पैसे नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं अगले महीने जरूर ब्याज दे दूंगा। हाँ हाँ, तू तो ये बहाने बनाता ही है कि फसल नहीं हो रही। अगर तूने अगले महीने ब्याज नहीं दिया तो मैं ये तेरा खेत तेरे से छीन लूंगा। ये कहकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। फिर बिरजू और छोटू रानी अपने घर आ गए। छोटू और रानी आंगन में खेलते रहे और बिरजू चूल्हा जलाने में लग गया। उसने पुराने टीन के डब्बे में रखे चावल निकाले और कुछ बचे हुए आलू छीलने लगा। बाबा, मैं मदद करूं? आजा बेटी, तू ही तो मेरी रानी है। रानी ने रोटी बेलनी शुरू की। उसका छोटा सा हाथ आटे से सना हुआ था और आंखों में अपने पिता के लिए प्यार था। बाबा, मेरे को भूख लगी है। बस बेटा, रोटी सेकने ही वाला हूँ। थोड़ी देर में रोटी और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई। तीनों ने खाट पर बैठकर खाना खाया। बाबा, आज की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों नहीं होगी बेटा, जब तूने साथ दिया है। भोजन के बाद बिरजू बच्चों को पड़ोस में खेलते छोड़ गांव की ओर चला गया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। अरे बिरजू भैया, नमस्ते, क्या बात है, सुबह से खेत में लगे थे? नमस्ते रघुनाथ भैया, खेत ही तो सब कुछ है हमारा। तू तो बिरजू असली किसान है रे बेटा, मेहनत करता है और बच्चों को भी अच्छा पालता है। बस काका, भगवान का दिया है, वही संभाल रहा हूँ। गांव के लोग बिरजू की तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई कहता वो ईमानदार है, कोई कहता वो मेहनती है और कोई कहता उसका दिल बहुत बड़ा है। बिरजू का सपना था कि एक दिन उसका छोटू बड़ा होकर मास्टर बने और रानी पढ़ लिख कर डॉक्टर। शाम का समय था। आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। बिरजू अपने आंगन में बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। बाबा, का से क्या होता है? कहाँ से किसान होता है बेटा, जो अन्न उगाता है। और माँ से क्या होता है? माँ से ममता होती है, जो माँ के दिल में होती है और अब तुम्हारे बाबा के दिल में है। रानी ने बाबा के गले लगकर कहा, आप सबसे अच्छे बाबा हो। बिरजू ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उस गरीब किसान के पास ना पैसा था ना दौलत, मगर उसके पास था प्यार और ईमानदारी का खजाना। गांव में कई लोग पैसे वाले थे, मगर बिरजू जैसा शांत और संतोषी कोई नहीं था। और इसी शांति में छिपी थी उसकी असली दौलत, उसका खेत, उसके बच्चे और गांव की मिट्टी। पर किसे पता था कि जल्द ही शांति पर एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। पेड़ों की पत्तियां मुरझा चुकी थी। खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई थी। आसमान से मानो सूरज आग बरसा रहा था। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। गांव के हर कुएं और तालाब सूख चुके थे।
नहरें सूनी पड़ी थी। लोग अब घरों में रखे घड़ों से बचबचाया पानी निकाल रहे थे। पशु प्यास से तड़पने लगे थे और खेतों में फसलें सूख चुकी थी। बिरजू का खेत भी अब सूखा पड़ा था। हर सुबह वो जाकर खेत की मिट्टी को निहारता और वापस लौट आता। हे धरती माई, अब क्या करें हम? कुछ भी नहीं बचा। बिरजू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी, पर उससे ज्यादा चिंता उसे अपने बच्चों की थी। घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। छोटू और रानी की आंखें प्यास से सूखी थी। बाबा, बहुत प्यास लगी है। बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बिरजू ने मटके में देखा, बस एक आध बूंद बची थी। उसने बच्चों की ओर देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। बिरजू गांव के मुखिया के पास गया। वो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। उसके घर में बड़ी बड़ी टंकियां भरी थी, पर वो अब पानी को सोने से भी कीमती समझने लगा था। मुखिया जी, मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा पानी दे दीजिए। ऐसा नहीं मिलता बिरजू, पानी खरीदना होगा। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। अभी तूने पहले के पैसे नहीं दिए और तू कह रहा है तुझे पानी उधार दूं? मैं आपके खेतों में मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। बिना पैसे के एक बूंद भी नहीं दूंगा। तभी वहाँ एक गांव वाला आया और उसने मुखिया जी को पैसे दिए और बदले में एक मटका पानी ले लिया और वहाँ से चला गया। बिरजू ने मुखिया जी से विनती की, लेकिन उन्होंने उसे पानी नहीं दिया। बिरजू का सिर झुक गया। उसने अपने बच्चों के लिए हाथ फैलाया, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वो टूटे कदमों से घर लौट आया। रास्ते में उसने सोच लिया था कि वो कहीं से भी पानी लाएगा, चाहे उसे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े। फिर वो अपने घर पहुंचा। उसने एक पुराना सा मटका उठाया और अपने बच्चों से कहा, मैं पानी लेने जा रहा हूँ बच्चा, जब तक ना लौटूं घर से बाहर मत आना। बाबा, जल्दी आना। बाबा, पानी जरूर लाना। बिरजू आंखों में उम्मीद लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जानता था कि गांव के बाहर कई मील दूर एक पुराना सूखा हुआ तालाब है। शायद वहां उसे थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। धूप तेज थी, रास्ता कठिन, उसके पैर कांप रहे थे, पर हौसला कायम था। कई घंटे चलने के बाद बिरजू एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा। वहां एक सूखा गड्ढा दिखा। उस गड्ढे में थोड़ा पानी था। वो वहां बैठ गया और उसने मटके में पानी भरना शुरू किया। धन्य हो धरती माई। उस गड्ढे में पानी थोड़ा ही था, तो उसका मटका आधा ही भरा। फिर जैसे ही वो उठने को हुआ, तभी सामने से एक साधु आते दिखे। सफेद दाढ़ी लंबी थी, लाठी के सहारे चल रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। बिरजू ने मन ही मन सोचा, पानी थोड़ा सा है, मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगी है, लेकिन ये भी बहुत थके हुए हैं। बिरजू ने साधु से कहा। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। महात्मा ने पानी पिया और संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने बिरजू की तरफ देखा। बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है, मांग, जो चाहे मांग ले। मैं क्या मांगू बाबा, बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कभी प्यासे ना रहे। तो सुन, इस मटके का पानी कभी खत्म नहीं होगा, पर याद रख, ये वरदान सिर्फ तेरे लिए है, इसे स्वार्थी लोग इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद बाबा। बिरजू थोड़ा हैरान था। वो सोच नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे संभव है, पर उसने साधु को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो छोटू और रानी बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा, बाबा पानी लाए। बिरजू ने मटके से पानी निकाला और बच्चों को पानी पिलाया। आश्चर्य की बात ये थी कि मटका अब भी भरा था। बाबा, मटका खाली क्यों नहीं हुआ? बेटा, ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। तभी वहाँ एक गांव वाला आ गया। गांव वाले ने बिरजू से कहा, बिरजू, थोड़ा पानी मुझे भी पिला दे, बहुत दिनों से प्यासा हूँ। बिरजू ने गांव वालों को पानी पिलाया और उसने गांव वालों से कहा, आप और गांव वालों को भी बुला लो, मैं सभी को पानी पिला दूंगा। ये एक जादुई मटका है, इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। गांव वाला तुरंत गया और उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले बिरजू के घर पर आए और बिरजू सभी को पानी पिलाने लगा। फिर एक एक करके और लोग आने लगे। हर किसी को पानी मिल रहा था और मटका फिर भी खाली नहीं हो रहा था। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरत, जो भी आता था, बिरजू बिना कुछ कहे मटके से पानी निकालकर सभी को पानी पिलाता। कुछ गांव वाले तो पानी अपने घर पर भी ले जा रहे थे। गांव की एक औरत बिरजू से बोली,
तेरे मन में तो बिल्कुल लालच नहीं है। अगर तू चाहता तो इस पानी को पैसों से भी बेच सकता, लेकिन तू इसे मुफ्त में बांट रहा है। बहन, अगर हमारे पास कुछ बचा है तो उसे बांटने में ही भलाई है। ये पानी मेरा थोड़ी है, ये पानी हम सभी का है, तो फिर मैं इसकी कीमत क्यों लूं? और लालच करना सही नहीं है। धीरे धीरे गांव भर में बिरजू की तारीफें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि बिरजू का मटका कोई चमत्कार है। कोई कहता ये भगवान का वरदान है, तो कोई कहता इसमें जरूर दिव्य शक्ति है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। तभी गांव के मुखिया तक ये बात पहुंच गई। वो पानी को महंगे दामों पर बेच रहा था और अब लोग उसकी तरफ देखना भी छोड़ चुके थे और उसका धंधा चौपट हो रहा था। मुखिया के नौकर ने कहा, बिरजू मुफ्त में पानी बांट रहा है, इसीलिए हमसे कोई पैसे खरीद कर पानी नहीं ले रहा। लेकिन उसके पास इतना सारा पानी कैसे आया? गांव में तो कहीं भी पानी नहीं है, पूरे गांव सूखा पड़ा है। मुखिया जी, वो रोज सुबह उठकर अपने आंगन में मटका रखता है और जो भी आता है उसे पानी पिलाता है। मटका कभी खाली नहीं होता। मटका कभी खाली नहीं होता? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। जाओ जाकर पता लगाओ कि असली बात क्या है। मुखिया के दो नौकर रात के अंधेरे में बिरजू के घर के बाहर छुपकर बैठे। उन्होंने देखा कि मटका सच में जादुई था। उस मटके का पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। दोनों नौकर आपस में बातें करने लगे। देखा तूने, ये मटका कोई जादू वाला है रे। चलो चलो चलो, मुखिया जी को बताना होगा, इससे तो पैसे बरसेंगे। फिर वो दोनों मुखिया के घर गए और उन्होंने सब कुछ बताया। अगले दिन मुखिया ने एक योजना बनाई। रात में जब सब सो रहे थे तो उसके दो नौकर बिरजू के घर में चोरी से घुसे और मटका उठाने लगे। बिरजू की नींद खुल गई और वो चिल्लाता हुआ दरवाजे तक आया। अरे कौन है? मटका कहाँ ले जा रहे हो? रुको। लेकिन दोनों नौकरों ने बिरजू को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, फिर मटका उठाकर भाग गए। मुखिया ने जैसे ही मटका देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मैं इस मटके से पैसे बनाऊंगा, हर बूंद का दाम वसूला जाएगा। उसने मटके में हाथ डाला ताकि उसमें से पानी निकाले, मगर तभी उसका हाथ मटके में फंस गया और मुखिया जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे बचाओ, ये मटका मुझे काट रहा है, मेरे हाथ इसमें फंस गए हैं, अरे बचाओ। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो चीखने लगा। क्या हुआ मुखिया जी, क्या हुआ? बचाओ, ये मटका मेरा हाथ काट रहा है। अरे मटका थोड़ी काटता है, निकालिए हाथ, मेरा हाथ इसमें फंस गया है। दोनों नौकरों ने मुखिया जी का हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ नहीं निकला। अरे मूर्खो, इस मटके को जल्दी से तोड़ो, वरना ये मेरा हाथ खा जाएगा। जल्दी तोड़ो इस मटके को। नौकरों ने जल्दी लाठी उठाई और मटके को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मटका भी नहीं टूटा। अरे नालायक हो, जल्दी तोड़ो, ये मेरा हाथ खा जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मटका टूट ही नहीं रहा, ये बहुत मजबूत है। तभी वहाँ बिरजू आ गया। बिरजू ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, आपने बहुत गलत किया। इस मटके में जादुई शक्ति है। ये मटका किसी लालच के लिए नहीं बना था, बस प्यास बुझाने के लिए था। अब आपने लालच किया है तो अब आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। मुझे माफ कर दो बिरजू, अब मैं लालच नहीं करूंगा। मैं सभी गांव वालों को मुफ्त में पानी पिलाऊंगा। बस मुझे बचा लो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बिरजू ने मुखिया की बातों को सुना। बिरजू समझ गया कि अब मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए बिरजू उनके पास गया और उस मटके पर हाथ रखकर विनती की। मुखिया जी ने भी अपनी गलती मानी और मटके से विनती की। धीमे धीमे उनका हाथ मटके से बाहर आने लगा। मुखिया जी ने बिरजू से कहा, बिरजू, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और मेरे पास जितना भी पानी है मैं वो सभी को मुफ्त में बांट दूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगले दिन ही मुखिया जी ने सभी गांव वालों को मुफ्त में पानी बांटा और उनसे माफी मांगी। बिरजू ने वो मटका गांव में रख दिया। अब कोई भी गांव वाला उसमें से पानी ले सकता था। कुछ दिनों बाद गांव में बरसात हो गई और गांव में पहले जैसी हरियाली छा गई। जब इंसान अपने दुख को भूलकर दूसरों के लिए जीता है तो वही सच्चा इंसान कहलाता है। बिरजू ने अपने बच्चों की प्यास के लिए पानी ढूंढा, लेकिन जब उसे वो पानी मिला तो उसने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उसे बांट दिया। उसने दिखाया कि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर दिल में सेवा का भाव हो तो भगवान भी मदद करते हैं। बिरजू का मटका एक वरदान था, लेकिन उस वरदान के पीछे उसकी निस्वार्थ भावना और सच्चा प्रेम छिपा था। इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है।